Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram, 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 Sita Ram Mai Sab Jag Jani, Param Ram Jori Jug Pani, Sita Ram Sita Ram Sita Ram कहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, सीता राम कहिए जाहि विधि राखे राम वही विधि रहिए, सीता राम कहिए। आज मुंशी प्रेमचंद जी का जन्मदिन है, जयंती मनाई जा रही है और उनके संबंध में बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी गोष्ठियाँ मनाई हैं। उन गोष्ठियों में विशेषकर लखनऊ के जो साहित्य तमाम सारी संस्थाएं हैं उन सब ने मनाया है। आज पेपर में दिया हुआ है कि कल तुलसी जयंती भी थी और प्रेमचंद की जयंती मनाई गई थी। उसमें उन्होंने एक सज्जन ने लिखा है कि बेचैन करने वाला है प्रेमचंद का साहित्य। अभी हेडिंग लगाने वाले की तरफ से ये बेचैन शब्द लिखा गया या वक्ता ने ही बेचैन शब्द लिखा, ये थोड़ा एक अपवाद स्वरूप है। मैं इस पर दो शब्द बोलूँगा, बेचैन क्यों कहा। इसके बाद देखिए कि कुछ आलेख छपे हुए लेख हैं जिनमें से डर से ईमान की बात न कहो। जो कुछ कहें प्रेमचंद जी कह रहे हैं, प्रेमचंद जी कह रहे हैं कि डर से कोई बात भी ईमान हर डर से ईमान की बात न कहो। ये प्रेमचंद जी का कथन है। प्रेमचंद के मूल्यों में आज के सवालों के जवाब है। प्रेमचंद के मूल्यों में आज के सवालों के जवाब है। ये भी एक आर्टिकल छपा हुआ है, पेपर का ही है। इधर की तरफ आप देखेंगे हमारे कुछ आर्टिकल छपे हैं जो अखबारों में हैं। ये छपा था स्वतंत्र भारत, दैनिक स्वतंत्र भारत में, ये बृहस्पतिवार 23 जुलाई 2003 को, बहुत दिन हो गया, 22 साल पहले। उपन्यास जगत के सम्राट मुंशी प्रेमचंद। इसमें आप देखेंगे मेरा एक नाम लिखा हुआ है शायद, अगर आप पढ़ सकते हो तो देखिए कि इसमें नाम लिखा हुआ है। नाम दिखाई नहीं पड़ा क्या? ये है शायद मेरा नाम संभवतः यहाँ पर दिखाई पड़ रहा, रायश्याम नाम है कि उपन्यास सम्राट के, जो उपन्यास जगत के सम्राट मुंशी प्रेमचंद। दूसरा एक आर्टिकल मेरा दैनिक जनसत्ता में छपा है, जो दिल्ली का अखबार था, उसका हिंदी एक संस्करण लखनऊ से निकलता था। उसमें भी छपा हुआ है, 31 जुलाई 2004 को छपा। उसमें लिखा है कि जब प्रेमचंद को लखनऊ भाग गया, इस पर मैंने लिखा था, देखिए विशेष जयंती है। यहाँ पर भी मेरा नाम संभवतः रायश्याम राधे छपा हुआ है। आप चाहें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जरूर देखेंगे कि नाम मेरा है। ये मेरा नाम लिखा हुआ, प्रेमचंद भाग गया। एक तो ये है। दूसरा दैनिक जागरण, यहाँ का सबसे प्रसिद्ध अखबार है दैनिक जागरण, नंबर 1 है। दैनिक जागरण में 31 जुलाई 2004 को ही छपा था। उसमें हमने लिखा था, मेरा ये लेख है जिसमें कि सवा सेर गेहूँ और शतरंज के खिलाड़ी, ये प्रेमचंद ने यही लखनऊ में रह करके ये कहानी लिखी थी। तो देखिए सवा सेर गेहूँ और ये लिखा हुआ। और उसमें भी दैनिक जागरण भी हमने इसमें लिख दिया है, दैनिक जागरण में 31 जुलाई 2004 को। और रायश्याम का नाम मेरे ख्याल से अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, कहीं पर ज़रूर लिखा हुआ। ये रायश्याम राधे नाम दिखाई पड़ा। आइए हम लोग दो शब्द इस पर चर्चा करते हैं। जय श्री राम। सभी
हिंदी साहित्य प्रेमियों को, ख़ास तौर से जो कहानी और किस्सों में, कथा कहानी में, उपन्यास में ज़्यादा जो विश्वास रखते हैं, उन लोगों को मेरी तरफ से कम हृदय से मेरा प्रणाम और शुभकामनाएँ भी देता हूँ कि कम से कम उन्होंने साहित्य को जीवंत बनाए रखने में कम से कम अपना समय दिया। मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन गाथा पर अगर हम लोग चर्चा करें, जैसा कि हर साल जब कवि जयंती आती है तो कुछ लोग बुलाए जाते हैं, कहीं पर गोष्ठी होती है, कहीं पर सम्मेलन होता है, कहीं पर कुछ बात करते हैं, कोई मुख्य वक्ता कुछ बोलता है, कहीं कुछ बोलता है। अखबार वाले फिर अपना जब कवरेज करते हैं तो कुछ अपने मन की बात लिख देते हैं, या जो वहाँ पर जो कवरेज करने जाता है रिपोर्टर अगर भाई तुम्हें नहीं जानता है सब्जेक्ट के विषय परख तत्व, तो वो भी अपनी तरफ से कुछ लेता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि बेचैन प्रेमचंद के साहित्य बेचैन करने वाले हैं। मैं इस हेडिंग से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। बिल्कुल ये मेरा व्यक्तिगत कथन है कि उनकी कहानियों में, उनके उपन्यासों में बेचैन करने का क्या मतलब भाई? बेचैन तो मतलब होता है जिसके अंदर बिल्कुल अनकंट्रोल स्थिति जहाँ हो जाए। भाई तब बेचैन तभी तो होगा कि आपको अपने बस में नहीं है, आपका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है, दिल को सोच रहा है, दिमाग को सोच रहा है, और साथ साथ ये है कि भाई बड़ी बेचैनी बनी हुई है। अब किताब पढ़ने के बाद आदमी आधा पागल हो गया, आधा पागल नहीं हुआ, तो बेचैन शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। ये अखबार वाले ने लिख करके जो भी किया वो जाने, उसका काम जाने। मैं आपको बता दूं कि प्रेमचंद ने जो कुछ साहित्य लिखा, इस तरह से लिखा वैसा तो आज की धरती पे अब और कभी भी हम समझते हैं कि हमारे बाद भी जितने भी और लोग आएंगे जाएंगे चले जाएंगे। भयो न को अब होने नहीं, जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास ने उनके लिए लिखा था, महाराज दशरथ जी के लिए लिखा था कि भयो न को अब होने नहीं। अभी तक कोई राजा दशरथ जैसा हुआ नहीं है और भविष्य में कोई होगा भी नहीं। इतनी भविष्यवाणी कह दी थी। मैं भी भविष्यवाणी तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कह दे रहा हूँ कि उपन्यास लिखने वालों की संख्या इस वक्त कम से कम भारतवर्ष में हर भाषा में लिखने वालों की संख्या भी मेरे ख्याल से लाखों में ही होगी, नहीं तो 50-60 हज़ार रुपये तो होंगे ही, या लाखों में होगी। हर भाषा में लोग लिखने वाले हैं। उनकी बहुत सारे लोग जो लखनऊ में कथाकार हैं, वो कथाकार जो लिखते हैं तुरंत उसका मंचन कराते हैं, नाटक करवाते हैं, सब कुछ कराते हैं, लोग देखते हैं, टिकट लगता है, सब कुछ होता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी कहानियाँ लिखी, जितनी भी कथाएँ लिखी, जितना उपन्यास लिखा, कहीं दूर दूर तक उसका नाटक का कोई उनके ज़माने में कुछ था ही नहीं। अब उन्हीं के लिखी हुई कहानियों पर नाटक किया जाता। तमाम सारे नाटक, जैसे कफन को लेकर के नाटक हो रहा, बूढ़ी काकी को लेकर नाटक हो रहा, सवा सेर गेहूँ को, बड़े भाई साहब को लेकर नाटक हो रहा। ईदगाह तो पर नहीं हुआ, लेकिन वो कभी कभी वो सवा सेर गेहूँ पर जिक्र आ जाता है। शतरंज के खिलाड़ी पर तो पिक्चर बना दी गई, और तमाम तरह के कहानियाँ किस्सों पर जो लोग अब उनके मरने के बाद सब कुछ कर रहे हैं। 24 सितंबर 2024 को वो लखनऊ आए थे। रहने वाले तो बनारस के लम्ही एक जगह का नाम है, वहाँ पर रहने वाले थे। मैं वहाँ जा गया हूँ। वहाँ पर एक रामबोला मोहल्ला है जहाँ पर मैं गया हूँ। मेरे वहाँ एक रिश्तेदार थे, तो मिलने गए तो मुझे बताया कि प्रेमचंद यहीं रहते थे। तो मैं उस कुटी में गया, जाकर के प्रणाम करके आया। तो निश्चित रूप से बनारस से लम्ही एक जगह का नाम है जहाँ के रहने वाले थे, और वो बहुत ही निर्धनता की खान थे। जिस हिसाब से उन्होंने ज़िंदगी अपनी काटी है, मैं समझता हूँ कि आज का कोई कवि, लेखक, चित्रकार, कहानीकार, नाटककार, उपन्यासकार कुछ नहीं समझ सकता, कर सकता। कहने के लिए चाहे जितनी हाँक दे, तीर मार दे। प्रेमचंद ने जिंदगी भर जैसे जिया, जिस तरह से जिया, सिर्फ उन्होंने अपने बहते हुए आंसू को किसी को दिखाया नहीं, दिखाया नहीं, लेकिन शब्दों में, जो उपन्यासों में, शब्दों में, कहानियों में उन्होंने पिरो दिया है, वो उपन्यास मोती बनकर, अक्षर बनकर के इस धरती पर आज भी चमचमाते हैं। मैंने उनके साहित्य को पढ़ा। मैं उनका पूर्ण रूप से हृदय से नमन करता हूँ, कि बहुत ही विचित्र, बहुत ही विशेष रूप के थे। और सबसे बड़ी खास बात ये थी, और लोगों को उनसे सबक सीखना चाहिए कि प्रेमचंद जी जिस समय कहानी लिखते थे या उपन्यास लिखते थे, जो पात्र उसका होता था, मुख्य पात्र या पात्रों के सह पात्र या खलनायक या नायक जो भी होते थे, उनको इस तरह से प्रस्तुत करते थे कि उनकी मनोवैज्ञानिक दृष्टि, उनकी मनःस्थिति को ऐसे इस ढंग से प्रस्तुत करते थे जैसा लगता था कि प्रेमचंद स्वयं ही वो पात्र हैं और पात्र बनकर लिख रहे हैं, पात्र बनकर जी रहे हैं। तब उन्होंने लिखना चाहा।
आप देख लें, ईदगाह का वर्णन आप देख सकते हैं। हामिद नाम का जो है लड़का, उसके बारे में देख लीजिए। जुलूस नाम का एक है, दो बैलों की कथा है, सवा सेर गेहूँ है, प्रेरणा है, बड़े भाई साहब है, और शतरंज के खिलाड़ी हैं कि कौन कौन से नाम गिनाएं। फिर वो आप देखेंगे, बूढ़ी काकी उनका नाम आता है, कफन नाम आता है, एक मंगला करके नाम आया हुआ है। इस तरह से कहानियों का तो एक जखीरा है, और उन कहानियों में उन्होंने सब कुछ लिख डाला। और वही समय एक विश्वास मानिए कि वो कहानी ही सिर्फ उनके जीवन की जीविकोपार्जन का साधन थी। तब वो लखनऊ आए थे, तो 24 सितंबर 2024 को आए थे, और यहाँ लखनऊ में एक भार्गव साहब थे, भार्गव प्रेस में उन्होंने 200 रुपये में सर्विस की थी। 2.5 साल यहाँ पर है, 2.5 साल में रह करके उन्होंने सवा सेर गेहूँ, जैसा मैंने लिखा है, सवा सेर गेहूँ और शतरंज के खिलाड़ी, यहीं पर उन्होंने लिखा गया। ये दैनिक जागरण में छपा है। उसके बाद अन्य जो लेख लिखे गए होंगे, शतरंज खिलाड़ी पर पिक्चर बनी, तो हम वो भी देखा गया। सवा सेर गेहूँ की स्थिति यह है कि भाई जिस जमींदारी प्रथा के अंतर्गत सवा सेर गेहूँ जो व्यक्ति घर में लाया था उधार, पूरी ज़िंदगी बीत गई ब्याज उतारते उतारते, लेकिन सवा सेर गेहूँ को मूलधन वापस नहीं हो पाया। बहुत घड़ी कफन नाम की जो कहानी है, उस कहानी के अंदर जो पात्र हैं, दोनों बाप बेटे, और वो जो गर्भिणी जो उनकी नायिका है, क्या कहना चाहिए, वो बहू है, उसकी जो व्यथा है, पीड़ा है, तड़प है, आया है, शब्दों में क्या कोई बखान कर सकता है। जिस तरह ऐसा लगा कि ये पीड़ा प्रेमचंद को ही हो रही है, जिस तरह से उन्होंने वर्णन किया, और जितना उन्होंने क्रूरता उस दोनों बाप बेटों की दिखाई कि वो कफन के अंदर दोनों बाप बेटे जो हैं वो बाहर बैठ करके, जाड़े की रात है, बाहर बैठ करके अलाव जला दिया, उसके अंदर आलू भून खा रहे हैं, और जो है वो प्रसव पीड़ा से तड़प रही, और उसको अस्पताल ले जाने के लिए पैसा नहीं है, अस्पताल ले जाना चाहते नहीं है, और ये मना रहे हैं कि किसी तरह अगर ये ख़त्म हो जाती है तो कम से कम बेड़ा पार जाए। कितनी क्रूरता है। आप समझिए कि जो नवजात शिशु को धरती पर आने से रोकने में सबसे बड़ी भूमिका इन मानसिक रूप से घरेलू आतताइयों ने निभाया। प्रेमचंद ने इस बात को स्पष्ट लिख दिया कि वो बच्चा जो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो गर्भ से बाहर नहीं निकल पाया, और गर्भ के अंदर ही रह करके वो मृत्यु को प्राप्त हो गया। साथ साथ प्रसव पीड़ा से तड़पने वाली जो महिला है वो मर गई। वो दोनों बातचीत करते हैं, करते कि अगर हो जाए, अगर मर जाती है तो सवेरे इसकी शव यात्रा में या इसके पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए चंदे की जरूरत पड़ेगी, तो क्या किया जाएगा, तो मांग लेंगे सबसे, नहीं तो जिसको बुरा लगेगा वो खुद ही जाकर शमशान घाट पर फेंक आवेगा। कितनी अजीब तरह की बात है कि भाई अपने घर के अंदर जो लाश पड़ी हो, आपको खाना खाने की धुन लगी हो, आपको शराब पीने की धुन लगी हो, जा करके शराब पी करके आ रहे हैं, आलू भून के खा रहे हैं, क्या तमाशा क्या। लेकिन प्रेमचंद ने उसको आंखों से देखा, जीवंत घटना है। उस जीवंत घटना को उन्होंने लिखने में कोई कोताही बरती नहीं। और ये हुआ कि जब वो मांग चंदा लाते हैं, उस चंदे को भी वो शराब पिया है और वो आलू भून के खाते हैं। आखिर में जो शहर के मोहल्ले टोले के निवासी थे, उन सब लोगों ने मिलजुल करके उन लोगों को तो जितना धज्जा उड़ा सकते थे बोल कहा सुना, बाद में उनकी उसकी शव यात्रा निकालेंगे। प्रेमचंद जी ने बहुत कुछ लिखा। बूढ़ी काकी का जो वर्णन मैं करता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बूढ़ी काकी जिसके राजभवन पर, जिसके जमींदारी पर, जिसके घर पर, जिसकी पूरी क्या कहना चाहिए ज़मीन जायदाद पर उनका जो बेटा है, क्या नाम, वो उस बेटे को यूँ कहे रमानाथ, वो जो बेटा है वो गोद लिया हुआ है, उनका नहीं है, वो गोद लिया हुआ है। और रमानाथ के घर में बच्चे का तिलक है। तिलक करने वाले लोग आए हुए हैं। जैसे देहात में बहुत चलन था, वो गैस जो कहते हैं उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, गैस सिलेंडर जलते थे, उसमें पेट्रोल या मिट्टी का तेल डाला जाता था। वो नाम इसका मुझे याद नहीं, बहुत पुराना नाम होता था। गैस, लोग गैस से कहते थे, तो हम सारे किराए पर मिलते थे। वो लगा करके कार्यक्रम किया गया। उनके घर में बेटी थी रमानाथ की एक छोटी सी, वो बार बार घर आती थी और उनको बूढ़ी काकी को बताती थी खाना बनना। तो खाना बनना तो क्या बनना, कैसा बनना होगा। पूरी बहुत अच्छी सन होगी, बड़ी डब्बे जैसी फूल नहीं होगी, हलवाई लोग खूब अच्छे लगे होंगे, और अगर मिल जाता तो हम भी खा लेते। एक बूढ़ी माँ
बूढ़ी दादी, बूढ़ी काकी, बूढ़ी चाची के मन की जो लालसा है, जो अतृप्ता अवस्था है, जो जो बच्चे कहते हैं बचपन और पचपन, जो बुढ़ापा होता है, उसके अंदर वही स्थिति होती है जो बच्चों के अंदर लालच होता, लाल टपकरा। लेकिन व्यवस्था ये है कि वो बूढ़ी है, उनको वहाँ तक पहुँचने नहीं दिया जा रहा, और उनको एक काल कोठरी में ले जाके उन्होंने रख दिया। अचानक कुछ देर के बाद वो खिसकते खिसकते पैर से वो नहीं चल पा रही, बूढ़ी हैं, नहीं जैसे हम लोग बुढ़े हो गए, तो क्या कहें कि भाई अब तो घुटनों का दर्द, फलाने का दर्द, धमाका दर्द लेकर के अब हम भी हो रहे हैं, क्या कर सकते हैं। तो वही बूढ़ी थी, खिसकते खिसकते वो अचानक वहाँ पहुँच गई जहाँ पर हलवाई खाना बना था। रमानाथ अपने मेहमानों से बातचीत कर रहा था, देखा उसने कि भाई बूढ़ी काकी आई हैं, उसने आओ देखा न ताओ, आया, उनको गोदी में उठा कर ले गया, फिर वही धम से पटक आया उसी काल कोठरी में। लड़की जो थी वो देखती रही, उसको बहुत दुख हुआ। लड़की बहुत सियानी नहीं थी, 7-8 साल की थी। उसके बाद एक पिटारा था जिसके अंदर वो रखती थी, वो गुड्डा गुड़िया का खेल खेलती थी। वो गई और वहाँ जाकर के हलवाई से 2 पूरी मांग के लाई। सब्जी दिया कि नहीं दिया ऐसा कुछ जिक्र ज़्यादा मुझे नहीं याद है, नहीं दिया, लेकिन वो लेके आती है, कहते गुड्डा गुड़िया खिलाएंगे, और ला करके बूढ़ी काकी को दिया। बूढ़ी काकी इतने चाव से खा रहे, आए हाय कितना अच्छा बना है, बहुत अच्छा मज़ा, बहुत अच्छा, इतना तो अच्छा हमने भी नहीं कभी बनाया, इतना अच्छा बना, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। वो तारीफ़ करती जा रही, और 2 पूरी उन्होंने धीरे से निकल लिया। अब कार्यक्रम ख़त्म हो गया, सब चले गए, जनाती बराती जितने थे, और अब रमानाथ सोने की तैयारी कर रहा है। हुआ ये कि जितने भी लोग खा पी के आए थे, पत्तल जहाँ था वहाँ पर कूड़े घर में कूड़े के जगह डाल दिया गया। उसके बाद सब लोग जब सो गए तो बूढ़ी काकी सोचती क्या है, बस लालटेन के दीपक जो है धीमे धीमे जल रहा, टिमटिमाता हुआ, दिखाई सुनाई कुछ नहीं पड़ा, और वो सोचती हैं क्या भूल गए कहाँ हमको भूल गए शायद खाने के लिए। तो ऐसा करते हैं, चल के हम ही कुछ खा, हम ही जाकर मांग रहा है, हम ही कुछ ले आए, जा करके बच्चे हैं, अपने बच्चे हैं, भूल जाते हैं, कोई बात नहीं, काम काज में तो सभी लोग भूल जाते हैं, भूलना भी ज़रूरी है, कोई बात नहीं, हम खुद जाते हैं। खिसकते खिसकते भाई साहब, खिसकते खिसकते बूढ़ी काकी वहाँ तक आती हैं जहाँ पर जूठे पत्थर पड़े हैं, और आने के बाद उन पत्थरों को एक एक पत्थर को उठा करके वो चाट रही हैं, जूठे पत्थर को चाटती हैं। और वो प्रेमचंद लिख रहे हैं, इस अनंत आकाश में टिमटिमाते हुए तारे इस बात के गवाह हैं कि जिसकी धरती पर, जिसके राज में, जिसके साम्राज्य पर रमानाथ इतना बड़ा आदमी बना करके घूम रहा, आज उसी घर मकान की मालकिन जो है वो जूठन सबका खा रही। इसको दुर्भाग्य कहा जाए, सौभाग्य कहा जाए, अभिशाप कहा जाए, या ज़िंदगी का अंतिम सत्य कहा जाए कि बूढ़े के साथ इतना अनादर, इतनी उसकी प्रतिष्ठा बताऊँ। और वो बार बार प्रश्न करते हैं, बार बार उत्तर के लिए वो हम लोगों को निरुत्तरित छोड़ देते हैं। अचानक रामनाथ की आँख खुल गई, और वो उसने बत्ती तेज जलाई, देखा तो अरे रमानाथ ने देखा कि अरे बूढ़ी काकी जूठन खा गई। और वो वहाँ पर आया, आने के बाद वो अपनी प्रायश्चित करता है, बूढ़ी काकी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हमको क्षमा कर दीजिए काकी मेरी क्षमा कर दीजिए। काकी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा कोई बात नहीं, बच्चों से भूल हो जाती है, तो तुमसे हो गई तो कोई बात नहीं, जाओ, हमने खाना खा लिया। नहीं अभी तुमने खाना नहीं खाया। फिर वो एक थाली में सजा करके वो सारी चीज़ें जो है वो लाता है खिलाने के लिए। बूढ़ी काकी जो है उसको भी थोड़ा सा चख लेती हैं, और उसके बाद वो प्रेमचंद लिखते हैं कहानी के उपन्यास नहीं, कहानी के अंत में लिखते हैं कि यही है ज़िंदगी का सच। ज़िंदगी का सच यही है कि जिसके बदौलत लोग बड़े से बड़े हो जाते हैं, बड़े से बड़े नाम कमाने वाले हो जाते हैं, धन से संपन्न हो जाते हैं, वही लोग कभी कभी इतने उपेक्षा के, अनादर के, तिरस्कार के शिकार होते हैं कि जिनका कोई भरपाई इस धरती पर कोई कर नहीं सकता। ये प्रेमचंद की कलम लिख सकती है, कोई माई का लाल लिख के नहीं कहा। हमने अभी तक किसी की कहानी नहीं पढ़ी। और 2 बैलों की कथा है। बैल को कसाई लोग पकड़ ले जा रहे हैं और वो मार डालेंगे, गोवंश नष्ट हो जाएगा। तो जो भागते हुए चले जा रहे हैं, जिसने देखा था उसने तुरंत कह दिया कि हमने नहीं देखा, कसाईयों से कहा, और उसने बता देता है। आखिर में वो
अपने मकान में फिर पहुंच जाते हैं। दो बैलों के साथ, और जितना आप लोगों ने पढ़ी होगी कहानी किस्सा इस तरह से। तो हमने प्रेमचंद के उपन्यास पढ़े अपने कोर्स में, मेरे कोर्स में भी था। मैंने गबन पढ़ा, रंगभूमि पढ़ी, वरदान पढ़ा, निर्मला पढ़ी, और ये एक और बहुत अच्छा सा उपन्यास है निर्मला, वरदान, रंगभूमि, गबन इत्यादि तो हमने, गोदान इत्यादि तो हमने पढ़ा है। लेकिन और बहुत से उपन्यास पढ़ने को मेरे पास रह गए। हम उन सभी कहानियों किस्सों में पढ़ करके जो पहुंच पाए वो बहुत ही दुखद रहा। एक घटना ऐसी याद आती है कि जिस वक्त वो उनका किताबों छप रही थी इसी दिल्ली में, कनॉट प्लेस के पास लिखा था। तो इस बात को कौन कह रहा मैं बता दूं। उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव डॉक्टर शंभूनाथ जी, जो उस वक्त मुख्यमंत्री के, वो राज्यपाल जी के प्रमुख सचिव थे, उसके बाद मुख्य सचिव हो गए और 2 साल तक मुख्य सचिव रहे। फिर उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए थे। वो हमारे यहाँ कार्यक्रम में आए थे, उसमें उन्होंने प्रेमचंद पर घटना बताई थी। तो एक तुलनात्मक अध्ययन चल रहा था, उस विषय था प्रेमचंद और उपन्यास का प्रेमचंद और गोस्वामी तुलसीदास की कृतित्व और व्यक्तित्व पर एक तुलनात्मक अध्ययन था। प्रेमचंद के बारे में उन्होंने बताया कि प्रेमचंद जी जिसके यहाँ छपाते थे, कनॉट प्लेस पर गए, आधी घुटने तक के उनका लुंगी जैसा धोती पहने हुए थे और सिर पर पगड़ी भी नहीं थी और फटा हुआ जूता पहने थे, जो चमरौधा यहाँ पर लोग कहते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मोटे किस्म के चमड़े का बनता है। उसके अंदर आलिश पालिश कुछ नहीं होती, बस एक जूता जैसा होता है। तीसरी चौथी मंजिल पर रहता था, उसको उन्होंने बुलाया, वो नहीं आ रहा था। बहुत पूछने पर वो नीचे आ उतर गया। उसने कहा हमारी रॉयल्टी दे दीजिए, हमने बहुत सी जो आपको किताबें छपवाई हैं, उपन्यास छपवाए हैं, कहानियाँ छपवाई हैं। तो उसने कहा कौन? कहे मेरा नाम प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद है। कहे मैं नहीं जानता, हमने तो किसी दूसरे से पांडलिपि ली है, हम आपको नहीं जानते, हम आपको रॉयल्टी पार्टी कुछ नहीं देंगे। प्रेमचंद जी बहुत निराश होकर के घर वापस आ गए, अपने दिल्ली से लखनऊ आ गए। यहाँ पर रह रहे थे। बाद में फिर उनको कुछ पेट में कैंसर, अल्सर ऐसा हो गया था। अंतिम घड़ी आ गई थी। तो बताया यहाँ से उन्होंने 2.5 साल के बाद वो लखनऊ से चले गए थे वापस। यहाँ लाटू चौक पर रहते थे। फिर मैं जिस मकान में रहता था लखनऊ में, उसी मकान में वो भी कुछ दिन तक रहे। गणेशगंज में रहे, लाटू चौक पर है, और ये केसरबाग के पास भी रहे, लाल कुआं में रहे। 3-4 जगह जो मैं जहाँ जानता हूँ वहाँ पर रहे थे। तो भाई साहब शिव प्रसाद थे हमारे मकान मालिक, वो बताते थे जिस मकान में तुम हो राधेश्याम, उसी मकान में प्रेमचंद भी कभी आकर रहे थे, और उसी मकान में सूर्यकांत त्रिपाठी निर्मला भी रहे थे। तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ, जिस घर में जिस कमरे में इतने महापुरुषों के चरण पड़े हो, वहाँ पर राधेश्याम जैसा व्यक्ति भी एक बार रह के आ चुका है। खैर अब इनमें से कोई विभूतियाँ नहीं गई। तो मैं बता रहा हूँ जब वो प्रेमचंद जी की बीमारी की स्थिति हुई और उनका डेथ हो गई, क्या 36 वर्ष की आयु में जब डेथ हुई है, तो बताते हैं कि पानी बरस रहा था और लोगों को जब संदेश पता चला कि मुंशी प्रेमचंद का स्वर्गवास हो गया, तो कुछ लोग ये कहते पाए गए, ये वो बोल रहे हैं, डॉक्टर शंभूनाथ जी बता रहे हैं कि कुछ लोग कहते अरे वही मुंशी मर गया, अब इतना पानी बरस रहा है, कौन जाए कौन न जाए। कितना दुर्भाग्य। एक 4 आदमी के कंधे पर रखने के लिए 4 आदमी इकट्ठा करना मुश्किल हो गया था। वो प्रेमचंद को लेकर शमशान घाट गए, जो भी अंत्येष्टि की गई हो। तो उन्होंने आखिर में अपना भाषण खत्म करते में समय यही कहा कि सच पूछे तो संसार जीते जी आदमी को सम्मान की दृष्टि से नहीं दिखा जाता, मरने के बाद क्या पूछना। तो कि जीते जिए न देव कौरा, मरे पुराव सौरा। एक कहावत कहते हैं कि पितरों को जब तक जीवित रहते हैं तब तक माँ बाप को कोई खाना पीना नहीं देता, मर जाने के बाद भी बड़े बड़े पूर्ण पकवान बना के खिलाए जाते हैं। तो उन्होंने यही बताया कि इस तरह से संसार में होता है। तो प्रेमचंद जी उपन्यास सम्राट बन गए। इस दुनिया में कोई दूसरा उनका स्थान नहीं ले सकता। हम आप सब लोगों से निवेदन करेंगे कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी के किस्से, नमक का तुरका है, हमने उनका पढ़ा था, बहुत गजब की कहानी थी। एक मंगला नाम की कहानी थी, उसको भी हमने पढ़ा था।
तो कहने का मतलब यह है कि मैंने बहुत से साहित्य उनके पढ़े, आप लोगों ने पढ़े होंगे। ये जो पढ़ाने वाले अध्यापक हैं, लोग पढ़ते हैं, लोग तमाम सारे डॉक्टर पीएचडी साहित्य बनाते हैं। हमने बहुत से पीएचडी होल्डर्स लड़कों से पूछा तो वो खुद भी बताने से बिल्कुल कन्ने काट रहे थे। जब मैं अध्यापक को मैंने पूछ लिया कि भाई क्या जानते हो तुम, सर मैंने मुझे याद नहीं, वो हमने थीसिस लिख के दे दिया। आप बताइए ऐसे लोग लिख करके दे दिए तो क्या होगा, डिग्री मिल जाएगी, लेकिन वो इंटरनली कुछ नहीं जानते। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इनके उपन्यास, इनके कहानी किस्से को दिल से दिमाग से खूब पढ़िए और जम करके पढ़िए। इनके बराबर संसार में कोई लिखने वाला फिलहाल अब धरती पर दोबारा पैदा नहीं होगा, सानी नहीं हो सकता। उनको सच्ची श्रद्धांजलि है। आप लोग भी श्रद्धांजलि अगर देना चाहते हैं तो ये इनकी कहानी को पढ़िए। मेरी तरफ से आप सब लोगों को हृदय से नमन, सादर प्रणाम। मेरी तरफ से कोई अप्रियता हो गई हो, त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगा। आप सब विद्वान हैं, अपनी बुद्धिता को कायम रखते हुए अपने ज्ञान को इन सब साहित्यकारों के माध्यम से बढ़ाइए। मैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय राधे श्याम कहता हुआ नमस्कार करता हूँ।